इंस्पेक्शन इफेक्ट को हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को डिस्कस किया। मूव करें कंसंट्रेशन इफेक्ट की तरफ, वहाँ पे इन एडिशन टू डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट, पीकॉक एंड वाइजमैन आल्सो गिव नरेशन अबाउट अ कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो जब उसकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, उनकी प्रोपोर्शन जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर की वो इंक्रीज़ होती है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, उसका मतलब है कि उनका जो एक्सपेंडिचर का स्केल है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले वो स्मॉल स्केल पे इंक्रीज कर रहे थे अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अब उनका स्केल बढ़ता जा रहा है, तो ये कंसंट्रेशन इफेक्ट है इसके नज़दीक। और इसके मतलब बात की है प्रोफेसर अरोनसन ने, उन्होंने कुछ एतराज़ात किए इस चीज़ पे। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है जब वो चीज़ों पर एक्सपेंडिचर लगा रही है तो वो इंटेंसिटी और क्वालिटी पे जोर देती है बजाय उसकी एक्सपेंशन के। वो ऐसा नहीं है कि वो सारी इंक्रीज़ तो हो रहा है, ऑफकोर्स इंक्रीज़ होगा। इंटेंसिटी का इंक्रीज़ जो होता है वो ये होता है कि विद इन इंक्रीज़ होता है। जैसे हमने लास्ट वेगनर की थ्योरी में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का हमने पढ़ा था रोल पढ़ा था, सॉरी। उसमें यह था कि इंटेंसिटी जो चेंज आता है वो विद इन सेक्टर आता है। जैसे कि एक सेक्टर उसमें पहले गवर्नमेंट काम कर रही है, उसी को फैलावा देती है और उसी की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। ये उसके अकॉर्डिंग है, रॉनसन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको और भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है तो वो इफेक्ट करती है, अर्बनाइजेशन इफेक्ट करती है, और भी बहुत सारे इन्होंने नीचे पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वोटेड टू पावर, ये इस तरह का उन्होंने डिस्कस किया हुआ। ये सारी चीज़ें कि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के लिए वोट लेते हैं तो वो भी पब्लिक स्पेंडिंग को इफेक्ट कर देते हैं। जैसे अब अर्बनाइजेशन होगी तो ऑफकोर्स पब्लिक स्पेंडिंग इफेक्ट होगी। फिर अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी, रोड ज़्यादा चाहिए होंगी, हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर अर्बनाइजेशन गाँव में रूरल एरियाज़ को इम्प्रूव करें तभी उन्हें सेम चीज़ें चाहिए होंगी, रोड बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, मजीद स्कूल बनाने पड़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो हर चीज़ उन्हें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में चाहिए होगी। तो इन सारी सिचुएशंस में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए वोटिंग वगैरह करवानी हो, इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस में उनके जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने की वजह सिर्फ वार और डिप्रेशन नहीं है। यहाँ पे वाइजमैन और पीकॉक ने इस तरह की कोई सिचुएशन को डिस्कस नहीं किया था, इसलिए और रॉनसन ने इसके खिलाफ थोड़ी सी बात की है कि ये सारी सिचुएशन सेम नहीं होती। समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारी सिचुएशन इससे डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं अभी हमने ऊपर डिस्कस की जहाँ पे पब्लिक को अपने एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ते हैं। However, the influence of these factors on government spending were not systematically analyzed by Weizmann and Peacock in their hypotheses. यही बात रॉनसन ने की कि उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, जो हमने अभी ऊपर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन वगैरह डिस्कस की, इन चीज़ों को वाइजमैन वगैरह ने डिस्कस नहीं किया अपनी थ्योरी में। लेकिन बर्नार्ड हार्बर ने इस चीज़ को अप्रूव किया है, वो इस चीज़ को इस चीज़ से एग्री है कि जो इनकी थ्योरी है पीकॉक और वाइजमैन की, ये मॉडर्न क्लीन थ्योरी है और ये उससे बहुत बेहतर है जितना वैगनर की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। ये इस चीज़ से हार्बर जो है सेटिस्फाई है जो वाइजमैन और पीकॉक की थ्योरी है कि वैगनर की थ्योरी से इनकी थ्योरी बेहतर है। अलबत्ता यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि फैक्ट यही है कि दोनों की थ्योरी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ की, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों ग्रोथ कर रहे हैं और क्या उनकी रीजंस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें दोनों की थ्योरीज कंबाइन पढ़े तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। सॉरी, उससे नेक्स्ट मूव करते हैं थ्योरी नंबर 3, कॉलिन क्लार्क क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस। कॉलिन क्लार्क ने ये थ्योरी दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके अकॉर्डिंग the hypothesis drawn conclusion from the empirical data drawn from several western countries from interwar period। इंटरवार पीरियड के बाद उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी उस इंटरवार उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, मतलब वार के पीरियड का डाटा, उस वार के ड्यूरेशन का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया और फिर एम्पिरिकल स्टडीज़ करके ये थ्योरी दी थी उन्होंने। क्लार्क वांट्स टू पॉइंट आउट दैट इन एन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इमर्ज व्हेन द शेयर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीट्स एक्सीड्स। जब उसने कहा कि 25% से ज़्यादा गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करना शुरू कर दें, उनकी वसूलियाँ ज़्यादा हो जाएँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका रोल, इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का रोल 25% से अगर ज़्यादा हो जाए,
यानी कि वो टैक्सेस और रेवेन्यूज़ ले रही है, अगर वो 25% से उनका रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा हो जाए गवर्नमेंट का, तो फिर क्या होता है कि सोसाइटी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल भी ठीक नहीं है, ये कॉलिन क्लार्क ने थ्योरी दी थी डिप्रेशन के टाइम में। ये कैसे सही नहीं है, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो था वैगनर्स थ्योरी पब्लिक एक्सपेंडिचर की। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस। ये भी पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है, ये पीकॉक और वाइजमैन ने दी थी। ये उनकी एम्पिरिकल स्टडी है यूके की 1890 से 1955 तक। एम्पिरिकल स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं जो बाकायदा डाटा कलेक्ट करके स्टडीज़ की जाए, जैसे कि रिसर्च वगैरह होती हैं जो डाटा कलेक्ट करके उन पर टेस्ट वगैरह अप्लाई करके स्टडीज़ की जाती हैं। पीकॉक एंड वाइजमैन एम्फसाइज, यहाँ पे देखें, पीकॉक एंड वाइजमैन एम्फसाइज टाइम पैटर्न ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ट्रेंड्स रेदर देन स्ट्राइविंग फॉर अ जेन्युइन पॉजिटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक ग्रोथ। उन्होंने इसका जो पैटर्न था उसका एग्जैक्ट बताया कि वो डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं है, जैसे हमने पहले किया था कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको हमने उनकी ग्रोथ पढ़ी थी कि वो इंक्रीज़ होते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसका जेन्युइन पैटर्न बताया है कि वो पॉजिटिव नहीं है। उनका जो पैटर्न है, उनका पैटर्न किस तरह है, द मेन थीसिस ऑफ द ऑथर इज दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन अ स्मूथ एंड कंटिन्यूस मैनर। एक स्मूथ और कंटिन्यूस मैनर में वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, बल्कि वो जंप्स और जर्क्स के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे और स्टेप लाइक फैशन। यहाँ पे नीचे इसकी डायग्राम बनी हुई है, देखें। इस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक साइड पे हमने लिए हुए हैं, दूसरी साइड पे टाइम है। तो यहाँ पे देखें जो ये कर्व बना हुआ है ये जिग जैग कर्व है, तो ये शो कर रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो पहले तो कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर जंप करते हैं, अपवर्ड जाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, फिर जंप करके अपवर्ड जाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं। अगर आप नोट कर रहे हो यहाँ पे देखें आप लोगों के डायग्राम में, शेड्यूल में, तो ये बताएगा कि फैशन की तरह कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, कुछ टाइम फिर जंप करके इंक्रीज़ होते हैं। तो इनका ये स्मूथ या कंटिन्यूस इंक्रीज़ नहीं होता। उससे नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, देयर एनालिसिस इन्वॉल्व्स 3 रिलेटेड एलिमेंट्स। इनके जो पीकॉक और वाइजमैन के थे एनालिसिस, उनमें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को उन्होंने डिस्कस किया था, इंस्पेक्शन इफेक्ट्स को डिस्कस किया था, एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट को डिस्कस किया था। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कर रही होती है, उन्हें पब्लिक एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये सर्च किया कि जो इंक्रीज़ है, जो गवर्नमेंट जो है वो अगर एक्सपेंडिचर लगा रही है, तो वो एक किसी ऐसे स्पेसिफिक रीज़न भी हो सकती है जिसकी वजह से वो एकदम से जर्क या जंप करते हैं। तो वो कौन सी रीज़न हो सकती है? यहाँ पे उन्होंने वार या डिप्रेशन की कंडीशन डिस्कस की हुई है कि ऐसी चीज़ें जो कि एक्सपेंडिचर को इफेक्ट करती हैं, जब गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है और ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा पब्लिक के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। कौन कौन सिचुएशन में? वार और डिप्रेशन वगैरह की सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन को उन्होंने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट का। दिस काइंड ऑफ चेंजेस फिजिकल सिचुएशन काज द प्रीवियस लोअर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू। इस तरह की जो चेंजेस आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया वार की सिचुएशन आ जाती है, कोई और किस्म के क्राइसिस आ जाते हैं। किसी भी किस्म के क्राइसिस की सिचुएशन में अगर आपके जो प्रीवियस टैक्स लो हों, लेकिन क्राइसिस के बाद आपके टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाए और आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाए और वो एक नया लेवल सेट कर लें, जैसे पहले वो कम थे, अब वार या डिप्रेशन या किसी भी किस्म के क्राइसिस के बाद टैक्सेस इंक्रीज़ हो गया और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, उन्होंने एक नया लेवल सेट कर लिया है। तो ये जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक इसकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। जो एक्चुअल इसकी इन्होंने यहाँ से दी हुई है, देखें, दिस मूवमेंट फ्रॉम द ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू अ न्यू एंड हाई लेवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई हुई है कि प्रीवियस लेवल से न्यू लेवल तक जो टैक्सेशन है और एक्सपेंडिचर है वो मूव करते हैं जब, तो उनकी मूवमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। आफ्टर द सोशल डिस्टर्बेंस हैज़ एंडेड द न्यू लेवल ऑफ टैक्स इज टॉलरेटेड बाय द सोसाइटी।
अब यहाँ क्या है कि ये बात जहन में रखने वाली है कि जब उन्होंने बोला है जब इकोनॉमीज़ जो हैं दोबारा से स्टेबल होती हैं, जब सोशल डिस्टर्बेंस एंड हो जाते हैं, जैसे वार ख़त्म हो गई है, क्राइसिस ख़त्म हो गए हैं, किसी भी किस्म का डिप्रेशन था इकोनॉमी पे वो ख़त्म हो गया है, उस सिचुएशन के बाद भी जो पब्लिक है जो या जो गवर्नमेंट है वो जो है टैक्स है वो कम नहीं करती, वो सोसाइटी को बाद में टॉलरेट करने पड़ते हैं टैक्स। जब ऐसी सिचुएशन होती है वार वगैरह की या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल, तब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा तो देती है, लेकिन जब वो सिचुएशन ख़त्म होती है तो गवर्नमेंट टैक्स को कम नहीं करती, तो वो जो सोसाइटी को बेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मूव करते हैं, द इमर्ज न्यू लेवल्स ऑफ टैक्स टॉलरेंस मेक द सोसाइटी विलिंग टू सपोर्ट हायर लेवल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये फिर पब्लिक को सपोर्ट कर देते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट को कि वो अपने ज़्यादा सोसाइटी में पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे। फिर यहाँ पे इन्होंने एक और नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ है कि इस टाइम पीरियड के दौरान डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट प्रोसीजर अकर्ड सिवरल टाइम्स इन द ग्रेट ब्रिटेन। कि इस टाइम जो उन्होंने स्टडीज़ की थी 1890 से 1955 तक, इस पीरियड के दौरान भी बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जिसमें टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। ग्रेट ब्रिटेन में टैक्सेस यानी कि यूके में टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। दस वैन द मेजर, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है ये देखें, दस वैन द मेजर सोशल डिस्टर्बेंस एंड नो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एग्जिस्ट फॉर द सोसाइटी टू रिटर्न टू द लोअर प्री डिस्टर्बेंस लेवल, कि वो फिर उस पुराने लेवल पे वापस नहीं जाते। जब सोसाइटी एक जगह पे दोबारा बैलेंस हो जाती है, स्टेबल हो जाती है और अपने क्राइसिस से निकल आती है, तो वो उस नए लेवल पे सेट हो जाती है सोसाइटी। जो एक्सपेंडिचर जो भी चीज़ें हैं वो पुराने लेवल पे नहीं जाती, चाहे वो टैक्स है चाहे वो एक्सपेंडिचर है। उससे नेक्स्ट है, द हाई गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर यूज टू सपोर्ट परमानेंटली हायर लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एलोकेशन। अब वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो हाई गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ हैं, जो यानी मैंने आपको बताया कि जब वो वार वगैरह की कंडीशन होती है तो तब क्या करते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट के इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वो उन इंक्रीज्ड रेवेन्यू के साथ जो उस तरह के डिप्रेशन की सिचुएशन है उसमें निकालने के लिए, इकॉनमी को निकालने के लिए अपना फुल प्रेशर लगाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन जब उस कंडीशन से हम बाहर निकल आए, जब इकॉनमी उस डिप्रेशन की कंडीशन से बाहर निकल आती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट ये करती है कि अपने जो जो टैक्सेशन है उसको तो कम नहीं करती, तो वो जो रेवेन्यू उन्हें मिल रहा होता है ज़्यादा, अब तो सिचुएशन नॉर्मल होगी इकॉनमी में, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने जो एक्सपेंडिचर है वो उन्हें यूज़ करती है सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे परमानेंटली हायर लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एलोकेशन, कि वो अपने सेक्टर को बढ़ा लेती है। हायर लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर एलोकेशन, कि जो पब्लिक सेक्टर पहले काम कर रहा था उनकी जो वर्किंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उनके काम इंक्रीज हो जाता है। सम ऑफ द इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर्स लाइक दैट इंटरेस्टेड आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द सोशल डिस्टर्बेंस, वाइल अदर एक्सपेंडिचर अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जो बाकी एक्सपेंडिचर जो बच जाते हैं, गवर्नमेंट जब टैक्सेशन कम नहीं करती वार वगैरह के बाद, तो वो बाद में किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे हाईलाइटेड देखें, एंड एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी इनटू न्यू एरियाज़। तो गवर्नमेंट जो फिर एक्सपेंडिचर कहाँ लगाती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए लगा देती है, अपने नए एरियाज़ में अपनी बेस बनाने के लिए लगा देती है एक्सपेंडिचर्स को। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, जो कि निगलेक्ट हो रही थी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पे टू फाइंड आउट अ लास्टिंग सोल्यूशन, यहाँ पे हाईलाइटेड है, देखें, टू फाइंड आउट दिस लास्टिंग सोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड पेंडिंग प्रॉब्लम्स विच वर प्रीवियसली निगलेक्टेड। वो ऐसी चीज़ों पे पैसे लगाना शुरू कर देती है गवर्नमेंट, जो कि बहुत टाइम से ज़रूरत थी लेकिन वो पेंडिंग पे चल रहा था, काम गवर्नमेंट कर नहीं पा रही थी। तो जब वो स्टेबल होती है इकॉनमी, उनके पास, उनके हाथ में पैसे भी ज़्यादा होते हैं, टैक्सेशन रेवेन्यू ज़्यादा होता है उनका, तो वो ऐसे एरियाज़ में अपना जो खर्च है वो लगाना शुरू कर देती है। और जब वो ऐसे एरियाज़ को सर्च करती है जहाँ पे पहले सफिशेंटली नहीं लग रही थी अमाउंट, अब वो उसको कर रही है, पावर दे रही है गवर्नमेंट, अब उस पर खर्च कर रही है, तो इन चीज़ों को इंस्पेक्शन इफेक्ट का नाम दिया। दिस इज़ नोन एज इंस्पेक्शन इफेक्ट। Inspection effect is the inadequacy of revenue in comparison with the required public expenditure, के जो पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर रिक्वायर थे लेकिन वो डिले हो गए थे, वो सफिशेंटली उनको नहीं, उन पे काम हो रहा था। अब उन सबको जज करेगी गवर्नमेंट, तो वो इंस्पेक्शन इफेक्ट आ गया, जब उन सब पुरानी चीज़ों को जो पेंडिंग में थी
जो गवर्नमेंट है उन सब चीज़ों को देखेगी, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी, तो ये इंस्पेक्शन इफेक्ट में आ जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इन एडिशन टू, यहाँ से स्टार्ट करें, इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे ये कि अगर 25% से ज़्यादा गवर्नमेंट अपना रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना रोल प्ले कर रही है, टैक्सेस ज़्यादा ले रही है, तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उस चीज़ से तंग आ जाते हैं, उससे ज़्यादा उनमें एबिलिटी नहीं होती टैक्स पे करने की, तो किस चीज़ को इफेक्ट करता है, डिसइंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स के लिए सही नहीं होता, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते और वो अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, एंड फॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू टैक्सेशन बियॉन्ड टॉलरेंस लेवल। जब उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा टैक्सेशन हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को वो टैक्स ज़्यादा देने के बजाय अपनी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देते हैं। The hypothesis rests upon the following two institutional factors. यहाँ पे उन्होंने इसको सेपरेट फैक्टर्स बनाए हैं, इसके देखें। When tax collection by government exceeds the critical limit of 25% of gross national product, the income earned are badly affected by reduced incentives and decrease in their productivity. यहाँ पे देखें, जो अर्नर्स हैं, इनकम अर्नर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट होते हैं जब वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो अपनी अर्निंग को, अपनी प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। जब उन्हें पता है कि इतना काम करने के बाद उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा बेहतर समझेगी कि वो कम काम करें। दे प्रोड्यूस लेस देन वट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। जो जितना वो कर सकते हैं अपनी एबिलिटी से, कैपेबल जितने हैं उससे कम वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे। दिस लीड्स टू अ रिड्यूस्ड सप्लाई। In short, taxation beyond the critical limit adversely affect the incentive to produce and invest. तो ये इससे जो सप्लाई है, प्रोडक्शन अगर कम होगी, अगर वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी टैक्सेस के दर से लोगों की, तो उस सूरत में सप्लाई भी कम हो जाएगी मार्केट में। और दूसरी साइड किसका इफेक्ट देखें, जब गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, लेकिन सप्लाई कम हो गई। आपको पहले भी पता है, जब सप्लाई शॉर्ट हो जाती है मार्केट में, सप्लाई शॉर्ट लेकिन लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई शॉर्ट हो और डिमांड ज़्यादा हो तो फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है। चीज़ें कम अगर मार्केट में आ रही हो तो महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जब प्रोड्यूसर टैक्सेस के डर से चीज़ें कम बनाना शुरू कर देते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है, जहाँ पे लोग उस चीज़ को जो मार्केट में कम आ रही है उसको ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, उसकी शॉर्टेज आ जाती है या फिर सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। यहाँ नीचे जो हाईलाइटेड एरिया ये देखें, दिस थीसिस इज वेल एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी ने इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो जो टैक्स है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते इतने ज़्यादा को, वो एक लिमिटेड अमाउंट में जो है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे लोगों ने इस चीज़ पर एतराज़ात भी किए हैं कि इनकी थ्योरी एक्यूरेट नहीं है। In the modern world, a number of countries are incurring public expenditure much beyond their limit without facing war situation of inflationary pressure. तो यहाँ हमने जो एतराज़ात कर रहे हैं कॉलिन क्लार्क के थ्योरी से, उन्होंने कहा कि बहुत सारी मॉडर्न टाइम में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर से बिल्कुल अलग हैं, उससे हट के हमें वहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा नहीं हुई। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो स्पेशली ऐसा होता है कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होती। यहाँ पे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन